फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे द लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। ये पोएम हमारी लिखी है D.H. लॉरेंस ने। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए अब हम थोड़ा पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग में। तो दोस्तों, हमारे जो D.H. लॉरेंस है उनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट रिचर्ड्स लॉरेंस। मतलब D.H. लॉरेंस उनकी शॉर्ट फॉर्म है। पूरा नाम तो डेविड हर्बर्ट रिचर्ड्स लॉरेंस है। इनका बर्थ हुआ था 11 सितंबर 1885 को और इनकी डेथ हुई थी 2 मार्च 1930 को। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, पोएट, नॉवलिस्ट, प्ले राइट, ऐसे, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक। जो हमारे D.H. लॉरेंस थे वो ऐसे राइटर भी थे, इंग्लिश राइटर थे, बहुत अच्छे पोएट भी थे, ये नॉवेल्स भी लिखते थे, प्लेज भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे और ये एक लिटरेरी क्रिटिक भी थे। अब लिटरेरी क्रिटिक क्या होता है, आपके मन में ये चीज़ आएगी, इस बारे में क्वेश्चन उठेगा कि लिटरेरी क्रिटिक क्या होता है। तो चलिए मैं आपकी कन्फ्यूजन भी दूर कर देती हूँ। जो हमारे लिटरेरी क्रिटिक होते हैं वो ऐसे पर्सन होते हैं जो कि जज करते, कमेंट करते हैं किसी की क्वालिटीज़ पे, किसी के करेक्टर पे, लिटरेरी वर्क के करेक्टर पे, और स्पेशली वो पर्सन जो कि ये सब प्रोफेशनली करते हैं। जैसे कि मैं आपको इनको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये अ पर्सन हु जजेस एंड कमेंट्स ऑन द क्वालिटीज एंड करेक्टर ऑफ लिटरेरी वर्क्स, स्पेशली वन हु डज सो प्रोफेशनली। तो जैसे कि मैंने आपको अब बता दिया लिटरेरी क्रिटिक का मतलब। तो अब आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए अब इसके बाद। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ पोइट के बारे में। His collected works represent, among other things, an extended reflection upon the dehumanizing effects of modernity and industrialization. इनके जितने भी वर्क्स थे, जितने भी किए हुए काम थे, ये सारी चीज़ों के बीच में वो एक एक्सटेंडेड रिफ्लेक्शन थे। किसके ऊपर? जो कि ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट को कम करते थे, मॉडर्निटी के ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स को कम करते थे। यहाँ पे वर्ड आ रहा है डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स। तो दोस्तों इस पर ज़रूर ध्यान देना। और तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। और आगे है, लॉरेंस राइटिंग एक्सप्लोर्स इश्यूज सच एज सेक्सुअलिटी, इमोशनल हेल्थ, वाइटलिटी, स्पॉन्टेनिटी एंड इंस्टिंक्ट। जो कि हमारे D.H. लॉरेंस के जितने भी राइटिंग वर्क थे वो क्या करते थे, वो काफ़ी सारे इश्यूज को एक्सप्लोर करते थे। जैसे कि सेक्सुअलिटी हो गया आपका, इमोशनल हेल्थ हो गया, मतलब कैसे में इमोशनली हमें फिट रहना चाहिए, और आपका आ जाता है यहाँ पे वाइटलिटी आ जाता है, स्पॉन्टेनिटी आ जाता है, और एक्सटिंक्ट वर्क्स आ जाते हैं। और तो और इनके वर्क्स में इंक्लूड होता है सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव एंड लेडी चार्टर्लीज लवर। इसमें इनके बहुत सारे वर्क्स हैं जो कि कुछ यहाँ पे मैंने दिए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया था इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो हम सोचते हैं या फिर जो हम फील करते हैं, और ये बेसिकली किसके लिए होता है? हमारे सेंस ऑफ वेलबींग के लिए, और जो हमारी वो एबिलिटी होती है अपनी लाइफ के साथ, अपनी लाइफ इवेंट्स के साथ कोप करने की, ये उस बारे में होता है। बेसिकली इमोशनल हेल्थ इज अबाउट हाउ वी थिंक एंड फील। इट इज़ अबाउट आवर सेंस ऑफ वेलबींग, our ability to cope with life events, and how we acknowledge our own emotions as well as those of others. It doesn't mean being happy all the time. Okay? और यहाँ पे वर्ड आया था वाइटलिटी। वाइटलिटी का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जिसमें हम स्ट्रांग और एक्टिव रह सके और एनर्जेटिक रह सके, जैसे कि द स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रांग एंड एक्टिव। और स्पॉन्टेनिटी का हमारा मतलब होता है कि कैजुअलनेस, इंस्पिरेशन, ईजीनेस। ये इसके बहुत सारे सिनोनिम्स आप बोल सकते हो जैसे, लेकिन इनका बेसिक मीनिंग भी हो सकता है ये। कैजुअलनेस हो गया, इंस्पिरेशन हो गया आपका, इन्फॉर्मिटी हो गया, इनफॉर्मेलिटी हो गया, टेंडेंसी हो गया, इम्पल्स हो गया, ऐसे में। और यहाँ पे आपका इंस्टिंक्ट वर्ड आया था। इंस्टिंक्ट मतलब होता है एन इनेट, INNATE, एन इनेट, मतलब कि टिपिकली फिक्स्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन एनिमल्स इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई। ओके, आप इसे गूगल भी कर सकते हो इन वर्ड्स को। चलिए दोस्तों अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। When will the bell ring and end this weariness? How long have they tugged the leash and strained apart my pack of unruly hounds? I cannot start them again on a quarry of knowledge they hate to hunt. I can haul them and urge them no more. इसमें हमारे पोएट कहते हैं
कि कब घंटी बजेगी, कब उनकी ये थकान दूर होगी। जो हमारे पोएट हैं, मतलब जो इसमें हमारे टीचर हैं इस पोयम में, वो इसमें ये है कि वो वेट कर रहे हैं बेल बजने का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा पढ़ा के, और वो इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि बस अब वो बेल का बजने का ही वेट करते रहते हैं। और तो और वो बोलते हैं हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड। टग्ड यहाँ पे मतलब होता है खींचना, मतलब किसी को ज़बरदस्ती खींचना या ज़बरदस्ती कोई काम करना। और यहाँ पे लीश का मतलब होता है जो हमारे जितने भी पेट डॉग्स वगैरह होते हैं उनके गले में जो बेल्ट होती है, यानी कि डॉगी का पट्टा, उसे हम लीश बोलते हैं। और स्ट्रेन्ड अपार्ट मतलब खींच के तोड़ना। मतलब अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें वो पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जो टीचर हैं, जो बेल बजने का वेट कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती बैठे हैं, बस ज़बरदस्ती उस गले में बंधे हुए पट्टे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो थकान का पट्टा जो उनके पास है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सब्र के बांध को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इतनी देर से सब्र कर रहे हैं कि कब बेल बजेगी, कब वो जाएंगे और कब उनकी थकान दूर होएगी। अब यहाँ पे क्या है, जो टीचर है वो खुद को शिकार मानता है, मतलब खुद को वो हंट मानता है और स्टूडेंट्स को शिकारी, यानी कि हंटर, हंटिंग डॉग्स। अब वो यहाँ पे बस आप ये लोग सोच लीजिए कि यहाँ पे मेटाफोर है। क्या है यहाँ पे मेटाफोर, जो कि इसमें वो क्या कह रहे हैं कि वो खुद को शिकार बोल रहे हैं और स्टूडेंट्स को शिकारी कुत्ते बोल रहे हैं। तो वो ये यहाँ पे मेटाफोर आ जाता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस लाइन में एक मेटाफोर है। दोस्तों यहाँ पे वो हंटर भी कौन से वाले, अनरूली हाउंड्स। अनरूली हाउंड्स मतलब जिनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है। और यहाँ पे आप लोग लीश का एक और मतलब ले सकते हो, मतलब द बर्डन ऑफ स्कूल बैग, मतलब ये कि जो उनके पास स्कूल बैग का बर्डन होता है। नहीं तो आप ये लगा लो कि स्कूल का ज़्यादा बर्डन, ठीक है। और यहाँ पे आगे टीचर क्या बोलता है, आई कैन नॉट स्टार्ट दैम ऑन क्वेरी ऑफ नॉलेज, मतलब वो ये टीचर ये बोलता है कि मैं अब तुम्हें दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें दोबारा से वो नॉलेज नहीं दूंगा जो तुम लेना ही नहीं चाहते, मैं तुम्हें वो नॉलेज का खदान नहीं दूंगा। यहाँ पे क्वेरी मतलब होता है खदान, जहाँ से आपकी माइनिंग होती है, हीरे निकलते हैं, या फिर अ बल्क ऑफ नॉलेज भी आप इसे बोल सकते हो, क्वेरी ऑफ नॉलेज को, ठीक है। वो उन्हें वो देने से साफ मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट्स उससे नफरत करते हैं, पढ़ाई से नफरत करते हैं, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, अपना बातों में लगे रहते हैं, कोई सिंसियरिटी नहीं होती है, कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, बस टीचर बोलता रहता है और वो अपने कामों में लगे रहते हैं। आई कैन हॉल देम एंड अर्ज देम नो मोर। आगे टीचर क्या बोलता है, मैं ना तो तुम्हें कोई ज़बरदस्ती करूँगा, ना ही मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि तुम पढ़ो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं तुम्हें बस इतना ही बोलूँगा। मैं तुम्हें अब वो नॉलेज की खदान दूंगा ही नहीं जो तुम लेना ही नहीं चाहते हो। यहाँ पे हमारे टीचर ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं पढ़ने से। तो इसमें टीचर ये बोल देता है कि मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी अर्ज नहीं करूँगा, बिल्कुल भी हॉल नहीं करूँगा, मतलब बिल्कुल भी तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, ज़बरदस्ती नहीं करूँगा तुम्हें पढ़ने के लिए। तो ये एक टीचर की फीलिंग है, ये उसकी मजबूरी है जो वो यहाँ पे बता रहा है कि तुम जो नॉलेज गेन करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, जो नॉलेज मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ, जो मैं तुम्हें पढ़ाना चाह रहा हूँ, तुम वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वो नॉलेज गेन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये टीचर कह रहा है, नो लॉन्गर नाउ कैन आई एंड्योर द ब्रंट of the books that lie out on the desks, a full 3 score, of several insults of blotted pages and scrawl, of slovenly work that they have offered me. I'm sick, and what on earth is the good of it all? What good to them on me? I cannot see. अब यहाँ पे जो टीचर है वो ये बोल रहा है कि नो लॉन्गर नाउ कैन आई एंड्योर द बर्न। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड्योर मतलब बर्दाश्त, और ब्रुंट मतलब कि ब्रुंट मतलब काम, मतलब वो ऐसा काम बर्दाश्त नहीं कर सकते जो इस वक्त हो रहा है, जो नाइंसाफ़ी इस वक्त हो रही है, जो मतलब स्टूडेंट्स उनके सामने बैठे और उनको टीचर का कोई डर नहीं है, वो अपने मस्ती में लगे हुए हैं। ऑफ द बुक्स डेट लाई आउट ऑन द डेस्क, मतलब जो बुक्स हैं वो डेस्क से पे पड़ी हुई हैं यूँ ही ओपन होके, जो नोटबुक्स हैं वही
डेस्क पे पड़ी हुई हैं यूँ, और फुल 3 स्कोर। 3 स्कोर हमारा कितना होता है, एक स्कोर में होता है 20, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे 20 इंटू 3 60, मतलब 60 स्कोर्स यहाँ पे वो कह रहे हैं। मतलब उस टीचर की क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स वहाँ पे है, और उन सब की बुक्स यूं ही खुली पड़ी हैं डेस्क पे, यूं ही नोटबुक्स खुली पड़ी हैं डेस्क पे, और उन बच्चों को कोई वो नहीं है कि उनका टीचर बैठा है नहीं बैठा है, वो बस अपनी मस्ती मौज में है। ऑफ सेवरल इंसल्ट्स ऑफ प्लॉटेड पेजेस एंड स्क्रॉल, मतलब अब ये है कि काफ़ी सारा काम पड़ा है, काफ़ी सारा काम उन्होंने मेरे को दिया है। ऑफ स्लोवली वर्क डेट दे हैव ऑफर्ड मी, उन्होंने काफ़ी सारा काम तो किया, मेरे को दिया भी चेक करने के लिए, जो मैंने उन्हें काम दिया था वो उन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन वो काम बहुत गंदा है, बहुत गलत किया हुआ है उन्होंने वो काम, सही होमवर्क नहीं किया हुआ, क्वेश्चन वगैरह सही नहीं है, बहुत ही गंदा काम है। अब मेरे को ये हो रहा है कि मैं उस काम को कैसे पूरा करूं, वो काम उनका कैसे चेक करूं जो मैंने उन्हें काम दिया था और जो उन्होंने किया। आई एम सिक एंड व्हाट ऑन अर्थ इज द गुड ऑफ इट ऑल, मतलब मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, उनका काम बिल्कुल भी सही नहीं होता, वो सही ढंग से अपना काम ही नहीं करते हैं। इस सब का मतलब क्या है, क्या फ़ायदा इन सब चीज़ का, क्या प्रॉफिट है इस सब चीज़ का, उन्हें कौन समझाए। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ मैं, बिल्कुल भी उन्हें समझ नहीं आता है इसका मतलब ही क्या है। वॉट गुड टू डैम और मी आई कैन नॉट सी, मेरे को तो इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, मैं तो बिल्कुल ही देखने के एबल ही नहीं रहा हूँ कुछ भी, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है कि उनके लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या सही है, मेरे को नहीं समझ आता कुछ भी, और ना ही उन बच्चों को समझ। So shall I take my last tear fuel of life to heap on my soul, and kindle my will to a flame that shall consume their dross of indifference and take the toll of their insults in punishment I will not। तो यहाँ पे आगे टीचर क्या बोलते हैं, यहाँ पे आगे टीचर वो बोलते हैं कि मैंने एक चीज़ की, जो टीचर है वो बोलते हैं कि वो अपनी सारी एनर्जी को बर्न कर रहे हैं, मतलब वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ किस चीज़ में, वो इम्पॉसिबल टास्क करने में, वो इम्पॉसिबल टास्क टीचिंग का है, जो कि उन बच्चों को टीच करना जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ही इज़ स्ट्रगलिंग एंड वेस्टिंग ऑल हिज एनर्जी, एंड वो ये भी कहते हैं कि वो एक हीप ऑफ ऐश नहीं बनना चाहते हैं, एक मतलब अपनी एनर्जी को वेस्ट करके कुछ भी यूज़लेस चीज़ नहीं करना चाहते हैं। यूज़लेस है मतलब उन बच्चों के साथ अपनी एनर्जी वेस्ट करना। ही नेवर वॉन्ट्स टू बी अ हीप ऑफ ऐश, ही वॉन्ट्स टू सेव इट एनर्जी फॉर अदर वर्थ वाइल एक्टिविटीज़ इन द लाइफ। वो ये कहते हैं कि वो अपनी एनर्जी सेव करना चाहते हैं बाकी और अदर एक्टिविटीज़ में, जो कि लाइफ की और अदर एक्टिविटीज़ हैं जो कि हेल्प करेंगी लाइफ को इंक्रीज़ करने में, लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज़ करने में, बल्कि वेस्टेज और ड्रेनेज से हट के। मतलब उनका मानना ये है कि अगर वो इन बच्चों को ना पढ़ाए ना, वो टाइम उनके साथ वेस्ट ना करें, तो वो अपनी लाइफ की बाकी और चीज़ें कर सकते हैं जिसमें उनको मज़ा मिले, जिनसे उनको बेनिफिट मिले, ऐसा उनका मानना है। और तो और वो ये भी कहते हैं कि ये अपनी पावर और अपनी एनर्जी को सेव करना चाहते हैं ताकि वो अपना फ्यूचर बेटर बना सके। अगर हम इन्हें सिंपल वर्ड्स में कहें तो वो खुद को एक वुड के पीस से कंपेयर कर रहे हैं, एक कोल के पीस से कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ की पीपल जो होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं, वो हेस्ट करते हैं, उन लकड़ियों को गैदर करते हैं, उन्हें गर्म करके जलाने में एज अ फ्यूल, ऐसे होता है। फिर बाद में क्या रह जाता है, हीप ऑफ ऐश, मतलब राख का ढेर। क्या रह जाता है, हीप ऑफ ऐश। और यहाँ पे वो ये भी कहते हैं, वो इस बात से डिसएग्री होते हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा, सो ही हैज़ डिसाइडेड नॉट टू टीच देम, मतलब फिर वो भी ये डिसाइड कर ही लेते हैं कि वो अब उन्हें ये सब टीच नहीं करेंगे, उन्हें नहीं पढ़ाएंगे। एंड वो उन्हें बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी फील होता है, बहुत ज़्यादा इंडिफरेंस होता है जब वो देखते हैं कि स्टूडेंट्स के थ्रू देखा जाता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं होते पढ़ने में, उन्हें पनिश करना पड़ता है, तो उस वजह से उन्हें इंसल्ट भी फील होती है थोड़ी। और ही नेवर वांट्स टू टेक बर्डन, वो बर्डन भी नहीं लेना चाहते हैं पनिशमेंट वगैरह देने का, काम करवाने का,
और जितने भी लाइफ में फर्दर डिसीजंस होते हैं वो उनसे रिलेटेड अब वो कुछ नहीं करना चाहते स्टूडेंट से रिलेटेड, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ज़्यादा। और तो और अपनी एनर्जी वो वेस्ट अब नहीं करेंगे एंड यूज़लेस पर्पस के लिए। उन्हें अभी ये यूज़लेस पर्पस लग रहा है, टीचिंग अब यूज़लेस पर्पस हो चुका है उनके लिए। अब उन्हें नहीं परवाह कि कुछ भी वो करें, स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं कर चाहते अब। सिंपली ही इज़ इंटरेस्टेड टू सेव अनजस्टिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों यहाँ पे ना मेटाफॉर यूज़ हुआ था, एक लाइन में मेटाफॉर यूज़ हुआ था जो कि ये शो करता है कि जो टीचर है उसके पास थोड़ी सी एनर्जी और थोड़ी सी स्ट्रेंथ रह गई है उन स्टूडेंट्स को टीच करने में, बल्कि ठीक है ना। तो हेयर्स अ मेटाफॉर जिसमें कि ये लाइन थी, ही शुड हैव टॉट टू them but their indifference is intolerable so he has decided not to teach and wait for well। ये एक मेटाफॉर है, यहाँ पे इस बात को नोट डाउन कर लेना, ये बहुत काम आएगी आप लोगों के। दोस्तों यहाँ पे ड्रॉस का मतलब होता है बेरुखी, कूड़ा करकट, मतलब अब वो उन्हें बेरुखी भी नहीं देगा। मतलब वो बेरुखी यहाँ पे इन द सेंस ये कह रहे हैं, मतलब पनिशमेंट वो जैसे स्टूडेंट्स को देता था काम ना करने की वजह से, तो वो ये बोलता है टीचर यहाँ पे कि अब वो उन बच्चों को इंसल्ट फील भी नहीं कराएगा, उन्हें पनिशमेंट भी नहीं देगा, मतलब बेरुखी नहीं देगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ये हमारे टीचर कहना चाह रहे हैं, I will not waste my soul and my strength for this. What do I care for all that they do amiss? What is the point of this teaching of mine and of this learning of theirs? It all goes down the same abyss. अब इसमें वो ये बोलते हैं कि अब मैं अपनी सोल और स्ट्रेंथ वेस्ट नहीं करूँगा, मतलब अब मैं उनको पढ़ाने में अपनी पावर ख़त्म नहीं करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि कितनी माथापंजी है, मतलब कितनी खींचातानी है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच। मतलब जो टीचर उनसे कराना चाह रहा है, टीचर उनको पढ़ाना चाह रहा है, वो स्टूडेंट्स लेकिन उनसे पढ़ने को राजी नहीं है, बिल्कुल भी राजी नहीं है। कितनी माथापंजी है यहाँ पे। आपने जैसे अभी प्रीवियस लाइन में भी देखा होगा टोल वर्ड आया था, तो टोल वर्ड यहाँ पे वो मतलब ये है कि जो टीचर है वो अपनी लाइफ को एक रोड से कनेक्ट कर रहा है, रोड से कंपेयर कर रहा है। मतलब ये कि वो उन्हें अब पढ़ाने के बाद कोई उनसे टोल नहीं लेना चाहता, कोई उनसे पनिशमेंट नहीं देगा, वो कोई उन्हें होमवर्क नहीं देगा। तो मतलब ये है, और वो बिल्कुल एग्जॉस्ट है। अब वो मतलब अपनी सोल अपनी स्ट्रेंथ को वेस्ट नहीं करना चाहता। वॉट डू आई केयर फॉर ऑल डेट दे डू एमस। मतलब अब यहाँ पे है कि अब वो क्या करे वो ये कह रहे कि अब उन्हें उन बच्चों की कोई परवाह नहीं है। अगर वो कुछ सही नहीं करते हैं कोई परवाह नहीं है, अगर वो गलत भी करते हैं तो भी उन्हें उस चीज़ के बारे में कोई केयर नहीं है। वो ये बोल देते आई डोंट केयर फॉर ऑल डैट दे डू एमस। मतलब उन्हें कोई परवाह ही नहीं रही है अब कि बच्चे चाहे कुछ गलत कर रहे हैं कुछ सही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब ये पता है कि इन्हें कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है, वो उन्हें ज़बरदस्ती अब रोकने का फ़ायदा नहीं है। What is the point of this teaching of mine and of this learning of theirs? It all goes down the same abyss. मेरा पढ़ाने का क्या मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ना तो वो पढ़ रहे हैं, जो मैं सिखा रहा हूँ ना तो वो सीख रहे हैं। तो क्या ही मतलब है मेरे पढ़ाने का? उनके तो पल्ले कुछ पड़ ही नहीं रहा, उनके पल्ले तो सिर्फ ये पड़ रहा है कि हमें खेलना है, कूदना है, मस्ती करनी है, इग्नोर करना है, सिंसियर नहीं रहना है, ऐसे उनकी है। तो क्या मतलब रह गया है पढ़ाने का भी अब? मतलब ये है कि जो वो पढ़ रहे हैं जो वो समझ रहे हैं वो भी उनके पल्ले नहीं पढ़ रहा है। इट ऑल गोज डाउन द सेम एबिस। मतलब ये है कि वो एक कान से सुन रहे हैं दूसरे से निकाल रहे हैं, या फिर ये ले लो उनके दिमाग में वो दे रहे हैं लेकिन फिर वो उसे वापस भेज रहे हैं। अब एबिस मतलब क्या होता है? एबिस मतलब ये होता है जैसे आपके पास कोई बर्तन है, सपोज करो बर्तन है उसमें बॉटम नहीं है, यानी कि नीचे की तरफ से उसमें सुराख है, आप उसके अंदर पानी डाल रहे हो और पानी नीचे से निकले जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि वो उनके दिमाग में डाल रहा है वो चीज़ फिट करने के लिए, जो वो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ वो उनके दिमाग में डाल रहा है, लेकिन वही है वो उनके दिमाग से उसी टाइम निकल जाती है, तुरंत निकल जाती है उनके दिमाग से, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। ये यहाँ पे वो कह रहे हैं, What does it matter to me if they can write a description of a dog or if they can't? What is the point to us both? It is all my aunt, and yet I am supposed to care with all my might. इसमें वे कहते हैं क्या
फ़र्क पड़ता है वो कुछ लिखे या ना लिखे। मैं अगर उन्हें एक डॉग पे ऐसे भी लिखने को कहूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। वॉट इज़ द पॉइंट, क्या मतलब है इस चीज़ का उनके लिए और मेरे लिए जब वो कुछ लिख ही नहीं रहे हैं। तो इट्स ऑल माई आंट, इट्स ऑल माई आंट का मतलब होता है आई डोंट केयर। मतलब ये है कि उन्हें अब कोई परवाह नहीं है, वो चाहे लिखें या ना लिखें। इसे आप लिख सकते हैं अपने पास। इट्स ऑल माई आंट का मतलब होता है आई डोंट केयर। इट्स अ वेरी हेल्पफुल सेंटेंस। एंड येट आई एम सपोज टू केयर विद ऑल माई माइंड। अब बस मुझे एक ही परवाह है, अपनी। मैं अब अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर बचाना चाहता हूँ। मुझे अब बस अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर की ही परवाह है। क्यों? क्योंकि वो आगे भी तो काम आएगी। उन्हें पढ़ाने में किसी काम नहीं आई, लेकिन अगर मैं उसे अपने पास सेव रखूँगा तो वो आगे और काम आएगी। फ्यूचर में कुछ और काम करने के काम आएगी, वो बहुत सपोर्ट मिलेगा। बस अब मुझे अपनी ही परवाह है, उन बच्चों की नहीं है। I do not and will not. They want and they don't, and that's all. I shall keep my strength for myself. They can keep theirs as well. Why should we beat our heads against the wall of each other? I shall sit and wait for the bell. I will not. मतलब अब वो इसमें ये कहते हैं, टीचर ये बोलते हैं कि मैं अब नहीं पढ़ाऊँगा। मतलब आई डू नॉट, ना तो मैं पढ़ाऊँगा ना ही उन्हें समझाऊँगा। एंड विल नॉट, आगे भी नहीं करूँगा ऐसा। दे वॉन्ट एंड दे डोंट एंड दैट्स ऑल। ना तो वो चाहते हैं पढ़ना और ना ही वो पढ़ते हैं। बस यहीं पे कहानी ख़त्म। दैट्स ऑल। आई शैल कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ, दे कैन कीप देयर्स एज वेल। अब उसमें क्या कहते हैं, मैं अपनी पावर, अपनी सहन शक्ति, अपनी क्षमता अपने पास रखूँगा अपने लिए। उनके लिए अब उन्हें वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। अपनी ताकत को मैं सिर्फ अपने लिए ही यूज़ करूँगा, उन पे यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। और वो अपनी ताकत अपने पास रखेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो अपनी ताकत अपने पास रखें या कहीं पे कंज्यूम करें। आई डोंट केयर फॉर ऑल डैट। वाई शुड वी बीट ओवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल। मैं अपना सर दीवार में देके क्यों मारूं, जब मुझे पता है कि मैं बेशक कितनी मर्जी कोशिश कर लूं कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना तो उन्हें पढ़ना है ना समझना है। मैं अगर उन्हें पढ़ाने की कोशिश भी करूं तो उन्हें पढ़ना तो है ही नहीं, तो मैं क्यों अपना सर दीवार में देख के मारूं। क्यों मैं दीवार में खामा में सर मार के कोशिश करूं कि मैं दीवार तोड़ सकता हूँ। जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल है। आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल। अब बस मैं एक ही काम करूँगा, मैं बैठूँगा और घंटी बजने का वेट करूँगा। बस इतनी सा वो कहते हैं कि मैं अब बैठ के सिर्फ घंटी बजने का वेट करूँगा। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे घंटी बजने का वेट नहीं कर रही हूँ। तो मैं तो ये चाहूँगी कि आप मेरी वीडियोस को अच्छे से समझें और आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो। तो और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टाटा, सायोनारा, अलविदा, बाय, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।